नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे उद्योगपतियों से आज प्रदेश का विकास। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के लिए आज राजधानी देहरादून में पहुंचे। यह आयोजन देहरादून स्थित FRI में बड़े दिव्य तरीके से आयोजित किया गया है, जिसमें देश से लेकर विदेश के तमाम उद्योगपतियों का आगमन हुआ और साथ ही पहाड़ पर इन्वेस्टर करने के लिए लगातार धामी सरकार देश और विदेश में भ्रमण कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ MOU के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। हालांकि अब यह लक्ष्य पूरा हो चुका है और इससे ज्यादा लक्ष्य प्राप्ति की संभावनाएं सरकार की तरफ से जताई जा रही हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले जब बाबा केदार के दर्शन के लिए देवभूमि गए थे, तब अपने शब्दों में कहा था कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री ने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को बरकरार रखने के लिए उद्योगपतियों को गुरु मंत्र भी दिया और साथ ही साथ उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग मूवमेंट चलाने की सलाह भी दी थी। इस पूरे मामले पर देश के विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि सरकार इन्वेस्टर्स को लुभाने नहीं बल्कि बौखलाने का काम कर रही है। इससे पहले भी इस तरह के समिट किए गए, जिससे केंद्र सरकार ने आज भी कई इन्वेस्टरों के करोड़ों रुपए देना बकाया है और इन्वेस्टर आज भी अपना पैसा सरकार से मांग रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे को लेकर होगी, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। सरकार का दावा है कि ये 3 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड को आने वाले समय में मिलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री ने देश के तमाम उद्योगपतियों को प्रदेश में अपनी सहभागिता निभाने के साथ साथ प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड के लिए भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट से लेकर तमाम व्यापार संबंधित योजनाओं को गिनवाते हुए उत्तराखंड को सदी का तीसरा दशक बताया। यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे, वो सपने भी धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में जहां एक और परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं अब नए एयरपोर्ट्स, रोपवे तथा हेलीपोर्टों के निर्माण तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। भाइयों बहनों, हम नौजवानों को प्रदेश में जो इंडस्ट्री का IT हब बनाना चाहते हैं, हम प्रदेश में स्थित हमारे जो एक से एक आज विश्व स्तरीय संस्थान हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय, IIT रुड़की, FRI, IIM काशीपुर जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। समिट से प्रदेश के युवाओं में आशा की किरण भी जगी है। युवाओं का मानना है कि प्रदेश में हो रही बेरोजगारी और पलायन के चलते अब हम लोगों को प्रदेश से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लोग जो है हमारे जा रहे हैं और काफ़ी जो यूथ है वो बाहर जाने का सोच रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो इन्वेस्टर समिट के सारा ये हुआ कि कंपनीज आएंगी और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होगा, यहाँ पे नौकरियाँ होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को और उत्तराखंड में थोड़ा प्रोग्रेस भी होगा। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का मानना है कि सरकार की तरफ से इससे पहले भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट योजना को लागू किया गया था,
जिसका नाम था IBS। इस योजना के तहत पहाड़ी राज्यों में जो भी इन्वेस्टर आएगा उस पर 30% की सब्सिडी दी जानी थी। केंद्र सरकार ने इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया था, लेकिन दुर्भाग्यतावश इस योजना को 1 साल पहले ही 2021 में बंद कर दिया गया, जिसमें बड़े इन्वेस्टरों का आज भी 5,000 करोड़ रुपए के लगभग बकाया केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो भी सरकार बात कर रही है वो सब बनावटी और खोखली है। सरकार के द्वारा एक स्कीम लागू की, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके लिए एक स्कीम लागू की, उसका नाम था IDS। वो स्कीम में ये था कि जो भी इन्वेस्टर स्टेट में आएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर आए, चाहे हिमाचल आए, चाहे उत्तराखंड आए, वो उनको 30% की सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, ये जो IDS लागू किया गया था, ये लागू किया गया 5 सालों के लिए। जिस स्कीम को 2022 में ख़त्म होना चाहिए था, अचानक केंद्र सरकार ने उसको 2021 में समाप्त कर दिया। उत्तराखंड का जो कुल हिस्सा था उसमें से केवल 1100 करोड़ रुपया उत्तराखंड को मिला, और आज के दिन भी जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, उन इन्वेस्टर्स का 5,000 करोड़ रुपया आज भी केंद्र सरकार में बकाया है। हालांकि 2017 में भाजपा की सरकार में रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें देश और विदेश के उद्योगपतियों को भी बुलाया गया था। लेकिन सरकार के तमाम दावे अभी तक धरातल पर उद्योगों को विस्थापित करने में असफल नजर आए। सवाल ये है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के लगातार बढ़ते इन प्रयासों का आगे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी स्थापित रखने में कितना बड़ा योगदान होगा, ये देखना होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में आज आशीष नौटियाल साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में विपिन खन्ना जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आगे और भी मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा। और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से आशीष नौटियाल साहब भी हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेटी के नेता हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगे और भी मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बनेंगे। शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि समिट से पहले भी कई सारे समिट हुए हैं, जिसमें हमने देखा है कि निवेशकों का करोड़ों रुपया सरकार पर आज भी बकाया है, जो निवेशक सरकार से आज भी मांग रहे हैं। लेकिन इस बार जो लक्ष्य रहा उससे ज्यादा MOUs भी साइन होने की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। फिर थोड़ा सा इंतजार क्या नहीं किया जा सकता आशीष जी? क्या ये देखना ठीक नहीं होगा कि जब विकास की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, तो ऐसे में इस बार उम्मीदें क्या बढ़ी नहीं हैं? क्योंकि युवाओं की, आम जनता की तो बढ़ी हैं, फिर कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि पहले जैसा ही हाल होने वाला है? क्या वजह है आखिर? देखिए मैडम, निश्चित हम लोग विपक्ष में हैं और सरकार के द्वारा की जाने वाली हर क्रिया को हम लोग देखते हैं और बहुत गहराई से देखते हैं। जनता के हित में काम हो उसको हम उम्मीद करते हैं हो, और उसके लिए सब करना चाहते हैं। कल रात को मैं भी 11-12 बजे करीबन मैं भी देहरादून की सड़कों में ही था, और मैं भी देख रहा था किस प्रकार से रात को भी बेचारी लेबर ठंड में खंभों में चढ़ी हुई रातों रात काम करने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने इधर हाथी बड़गला चौक के पास भी देखा किस तरह दीवारों में पेंटिंग बनाई जा रही थी, और रातों रात किस तरह लेबरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। टाइम पे अगर काम आप टाइम पे करवा लेते, आज इन्वेस्टमेंट समिट जब आ गया तो आप दिन रात उन विचारों को लगा के उनकी भी रेड मारने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कल रातों रात हमने तैयारियां देखी, हमने गमले देखे, किस तरह से गमले कल रात को सजाए जा रहे थे, किस तरह से पौधे ला के सड़कों में लगाए जा रहे थे। निश्चित देखें, अगर ये अच्छे के लिए हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब कुछ जिस प्रकार से आपने बनाया इस प्रकार से बना रहे, और ये जो सौंदर्यकरण कल को हमने देखा, ये सौंदर्यकरण आगे भी दिखता रहे, तो बहुत खुशी होगी। हमारा उत्तराखंड इतना सुंदर है। पर सिर्फ अगर एक इवेंट के तौर पे आपने करने के लिए सब कार्य किया कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उन्हें चमक दमक दिखाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाया जाए, और उसके अगले दिन इन गमलों को उठा के कौन अधिकारी के घर पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? जल्दबाजी में गमलों में नाम भी नहीं लिखा गया, नगर निगम, PWD, MDD भी लिखा गया। हो सकता है कि बहुत जल्दी गमले उठा के अधिकारियों के जिन घर पहुंच जाए, मंत्रियों के घर पहुंच जाए। अब क्या होगा ये चीज भी हम लोग देखेंगे, और हम लोग देखते हैं। हमारा काम है, पक्ष में है तो हमें सब कुछ देखना है।
जब जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके थ्रू एक बात उन्होंने बताई कि किस तरह से एक इन्वेस्टर डेवलपमेंट जो स्कीम लाई थी गवर्नमेंट 2017 में, और उस स्कीम को अचानक से बंद कर दिया। तो किसने बंद किया? माननीय मोदी जी ने बंद किया। अब अचानक से उस स्कीम को बंद करने का, देखो, व्यापारी को आपने एक आस दिखाई कि अगर आप व्यापार लगाएंगे तो हम आपको 30% सब्सिडी देंगे। 4 साल आप उसको चलने देते हैं, 5वें साल आप अचानक उसको बंद कर देते हैं, जिससे 5,000 करोड़ का नुकसान होता है व्यापारियों को। वो 5,000 करोड़ की आज भी मांग कर रहे हैं। सिर्फ 1100 करोड़ आपने दिया, 5,000 करोड़ का आपने व्यापारियों को नुकसान कर दिया। और मैं आज की प्रधानमंत्री जी की भाषण भी सुन रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व के साथ बता रहे थे कि हम झूठ नहीं बोलते। अरे आप झूठ बोलने के अलावा करते क्या? आप झूठ ही तो बोलते हैं। इनकी कितने झूठ की बात हम करें, कितना झूठ ये लोगों ने बोल के सत्ता हत्याई है। हर चीज पे तो झूठ बोलते हैं। आप देखिए अभी जो माननीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आप 4 साल बाद अचानक से बंद क्यों कर देते हैं? 1 साल क्यों नहीं चलने देते हैं इसको? तो आपने ये भी नहीं करने दिया। तो और भी इनकी कई झूठ हैं, लेकिन फिलहाल हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है। इन्वेस्टमेंट समिट से हम उम्मीद करते हैं राज्य को फायदा हो, राज्य के युवाओं को फायदा हो। अभी आपके चैनल के माध्यम से एक युवा से आप बाइट ले रहे थे, मैं वो देख रहा था। वो युवा को कितनी उम्मीद है सरकार से, देखें आप। वो सोचता है बच्चा कि हाँ मुझे रोजगार मिलेगा, और निश्चित ही हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, हमारा उत्तराखंड से पलायन ना हो। जो लाखों करोड़ों रुपए हमने इन्वेस्टर समिट में खर्च किया है, उसका निश्चित उत्तराखंड को लाभ मिले तो हम सबको खुशी हो। ठीक है, देखिए लाभ मिले, हम सब भी यही चाहते हैं कि जो दावे हो रहे हैं सरकार की ओर से वो सच साबित हो, वही चीज निकल कर सामने आए। और अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश हित में होगा और लोगों को लाभ मिलेगा। हनी पाठक जी हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत हनी जी आपका के न्यूज इंडिया पर। हनी जी, देखिए लगातार जो निवेश को लेकर सवाल हैं वो उठ रहे हैं। जब से ही मुख्यमंत्री जी इस निवेश के लिए चाहे विदेश गए हों या फिर प्रदेश में अलग अलग देश के राज्यों में गए हों, विपक्षियों ने सवाल उठाया है क्योंकि आपका इतिहास कुछ ठीक नहीं रहा। पिछले इन्वेस्टर समिट में जो हुआ उसके चलते उसका दर्द अभी भी लोगों के मन में है। शायद यही वजह है कि इस बार आप पर विश्वास नहीं दिखा पा रहे हैं, और इस बार आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अगर आपने सपने दिखाए हैं तो इन सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि ये सपने सिर्फ आपने विरोधियों को नहीं दिखाए, विपक्षियों को नहीं दिखाए, बल्कि इन सपनों को देखा है उत्तराखंड की आम जनता ने, युवाओं ने, जो ये आस लगाकर बैठे हैं कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद उनको रोजगार मिलेगा। अनम्यूट की शहनी जी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में किसी भी प्रकार से अंतर नहीं रहा है। वो जो कहती है वो तल पर करके दिखाती है और आगे भी कर दिखाएगी। कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया हो और वो पूरा न किया हो, तो वो बातें बताई जाए। आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस चीज को लेकर जो लगातार उत्तराखंड में प्रगति चल रही है, जो लगातार उत्तराखंड में कार्य चल रहे हैं, वो साफ दर्शाते हैं कि उत्तराखंड में लगातार प्रगति की दिशा को उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को देख लीजिए जो कैबिनेट में मंजूर हुई है, या योजना के अंतर्गत सड़क से अछूते 2035 गांव के लिए 6276 किलोमीटर की नई सड़क का निर्माण हो रहा है। तो ग्रामीण लोगों के लिए भी, उत्तराखंड की जनता के लिए भी काफी कुछ किया जा रहा है हमारे उत्तराखंड में, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से। जो दूसरी बात ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो देखिए विपक्षी दल का काम यही है, अगर ये बुराई ना करे तो इनका खाना ना बचे। और लेकिन ये बुराई भी क्या करते हैं, बुराई उन चीजों की करते हैं जो चीजें सही दिशा में चल रही होती है, वो भी चीजों को ये गलत तरीके से देखते हैं। आपने कभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए हुए लोगों को देखा होगा ना, जब करा के आते काला काला सा चश्मा लगाए रहते हैं, उनको सब कुछ क्योंकि काला नजर आए, आंखों पे धूप ना पड़े, रोशनी ना आए। तो वही हाल इस समय विपक्षी दलों का हो रखा है। इनको हर चीज बुरी बुरी सी दिखती है, क्योंकि सावन के अंधे को हर चीज बुरी दिखती है, हर जगह बुरा ही नजर। अच्छा, ये उन राज्यों में भी या उन जगहों पर भी लागू होता है हनी जी जहां पर आप विपक्ष में बैठी हैं? क्योंकि मुझे लगता है बुराई शब्द का इस्तेमाल करना शायद थोड़ा गलत रहा। विपक्षियों का काम होता है सवाल उठाना। जहां आप विपक्ष में हैं जिन राज्यों में, क्या वहां पर आप ये नहीं करते?
सवाल उठाना, नहीं गलत कह रही हैं आप गरिमा जी, ऐसा है सवाल उठाना और गलत चीजों को लेकर सवाल उठाना वो बहुत ज्यादा गलत बात होती है। ये लोग क्या करें, जो सही दिशा में चल रही है चीजें उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। अभी क्या बोले हैं आशीष जी ने कि मैंने अभी युवाओं को देखा, उनको कितनी ज्यादा आस है, तो आप क्यों नहीं इस तरीके की आस और पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं? आप भी लेकर चलिए उत्तराखंड की जनता। आशीष जी आप इतना बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रही थी। ठीक है, मैं सुन रही थी। आपका समय आएगा, आप भी विपक्ष पे वार करिएगा, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अपने कार्यकाल को देखिए ना, जहां एक ट्रांसफॉर्मर बदलने के लिए, गरिमा जी ज्यादा दूर मत जा रही है, एक ट्रांसफॉर्मर बदलने के लिए इन लोगों को महीनों और सालों लग जाते थे। ये हमसे सवाल करते हैं कि उत्तराखंड में ये समिट मीट का, इन्वेस्टर मीट का होगा क्या? इन्वेस्टर मीट से जो प्रगति होगी, जो युवाओं के भविष्य के साथ अच्छा देखने को मिलेगा, पलायन रुकेगा, उत्तराखंड की प्रगति होगी, ये चीजों को अगर ये देखें तो इनको निश्चित ही अच्छा लगेगा। क्योंकि लंदन, बर्गिम, अबू धाबी, दुबई में 4 इंटरनेशनल रोड शो जो मुख्यमंत्री जी ने किए थे, उसका नतीजा आज निकल कर आ रहा है। और जो इनको कहा गया था, जनता से हम लोगों ने वादा किया था कि 2.5 लाख करोड़ से अधिक के MOU हम लोग साइन करवाएंगे, और वो चीज धरातल पर नजर आ रही है। आज देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं उत्तराखंड में इन्वेस्टर मीट के लिए कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कि प्रगति हो उत्तराखंड की। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विपिन खन्ना जी हैं। विपिन जी, क्या लग रहा है कि क्या वाकई में इन्वेस्टर समिट से प्रदेश को लाभ मिलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने यही बात दशकों पहले कह दी थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी बचाना है, और ये बहुत अहम भी है क्योंकि हम देख पा रहे हैं पहाड़ के जो युवा हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। बहुत बड़ी पलायन की समस्या है, इसी के चलते शायद पहाड़ उतना विकसित नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था। पहाड़ के ही लोग दूसरे राज्यों में जाकर जो कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है, लेकिन पहाड़ पर रहकर न कर पाना, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सी कमियां थी। लेकिन अब जब उस समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, एक उम्मीद है कि इस जायज से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सकता है, तो विपक्षी सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो आपकी इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले ये कह दिया था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ पे रुकना चाहिए और पहाड़ के काम आना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि 10 साल में वो क्यों नहीं रुक पाया। या चलिए हम 6-7 साल पहले की बात कर लेते हैं। 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है, तब वो क्यों नहीं रुक पाया? देखिए, इन्वेस्टर समिट बिल्कुल आप करवा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये फेल हो जाएगा। हम तो चाहते हैं ये इस परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पास हो। हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिले। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी, जो उत्तराखंड के सपने शहीदों ने देखे थे, वो साकार हो। उनके जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर रोजगार ना कर पाए, उनको उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार मिले। लेकिन सवाल तो गरिमा तब उठता है जब सपनों के सौदागर हमारे बीच में आके हमें सपने दिखाते हैं, उसके बाद वो सपने कहाँ ओझल हो जाते हैं। क्योंकि अभी हमारी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिनको करवाना होता है ना, तो जो सावन के अंधे होते हैं, तो सच बात है हम लोग सावन के अंधे ही तो हैं। क्योंकि 2018 में हमें सपने दिखाए गए थे, वो सावन दिखाया गया था, उसके बाद हमें कुछ नजर ही नहीं आया, तो आज तक भी हमें नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सावन के अंधे हम तब बन गए थे जब हमें दिखाया गया था कि पैसा मजबूत होगा। सावन के अंधे हम तब बन गए थे जब कहा था महंगाई कम होगी। सावन के अंधे हम तब बन गए थे जब कहा था गैस, पेट्रोल, ये चीजें सस्ती होंगी, महंगाई खत्म होगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। तब हम सावन के अंधे हो गए थे, और तब से हम अंधे हो रखे हैं, और अब तक हमें इन चीजों में कुछ भी नजर नहीं आया है। तो आज आप इन्वेस्टर समिट करवा रहे हैं, आपने करोड़ों रुपया लगा दिया है, अच्छी बात है, हम लोग कहते हैं कामयाब हो। लेकिन देखिए, कागजी कार्रवाई से अगर लोगों को रोजगार मिलने लगे, या माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से ही उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड की पानी, उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड में रुक जाए, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए। हम तो खुद सपने देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे सपने साकार हों, और हमारी आंखों से जो हम सावन के अंधे हो रखे हैं, तो वो जो है हमें साफ साफ दिखाई देने लगे कि उत्तराखंड में
रोजगार बढ़ रहा है, इन्वेस्टर आ रहे हैं, और किस तरीके से कहाँ का जो है इंडस्ट्री लगेगी, पहाड़ में लगेगी या प्लेन में लगेगी, या आप उनको जगह भी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सवाल अभी बहुत सारे हैं। देखिए, रातों रात केवल शटर पेंट, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है ना विपिन जी। ठीक है, सवाल मैंने पहले भी कहा ना कि इतिहास को देखते हुए आप सवाल बहुत से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इंतजार भी तो किया जा सकता है ना, क्योंकि ये नई शुरुआत है, ये 18 वाला समिट तो नहीं है। हम तो गरिमा जी कह रहे हैं, हमारे रोकने से कोई रुकेगा नहीं। सरकार काम कर रही है, सरकार काम करती रहेगी, और इंतजार करना और देखना तो हमारी मजबूरी है। हमको देखना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा, और हम उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हम नहीं, पूरा उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की महिला, उत्तराखंड के पुरुष सब इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्वेस्टर आए, यहाँ फैक्ट्रियां लगाएं, युवाओं को रोजगार दें, और उत्तराखंड सदी का अग्रणी राज्य बने। हम तो उस चीज की इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी भी बने हुए वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। शांति प्रसाद जी, ये क्या चल रहा है, यूकेडी का क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्योंकि देखिए, विपक्षी तो कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, जिस तरीके का इनका इतिहास रहा है 2018 के सेमेस्टर का जो हाल रहा है, वो जो रहा है उससे अब तक उबर नहीं पाए। अभी भी उन व्यापारियों का पैसा सरकार पर बकाया है जो सरकार नहीं दे पाई है, वो अभी भी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में नए इन्वेस्टर्स वाली जो बात है, और अगर ऐसा था तो ये जो नए इन्वेस्टर्स आए, इन्होंने निवेश करने की बात कैसे कर दी? ये हजारों करोड़ के एमओयूज कैसे साइन हो गए? क्या वो व्यापारी नहीं जानते स्थिति क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम नया व्यापारी आ गया जिसको पता नहीं है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति कैसी है या उत्तराखंड में चीजें कैसी उसको यहां से उपलब्ध हो पाएंगी। व्यापारी भी इन बातों से अवगत होंगे जिन्होंने आज 2,500 मतलब हजारों करोड़ के जो एमओयूज साइन हो गए हैं, ये ऐसे ही तो नहीं हो गए होंगे ना। देखिए गरिमा जी, बहुत सही सवाल आपने किया है, और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने में सफल हो। विपक्ष की आशंकाओं पर जो हैं वो आशंकाएं समाप्त हो। हम भी चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर विकास हो, मगर विपक्ष के नेता होने के नाते पुराने अनुभव ये बताते हैं कि कहीं ये उस तरह से ना हो जाए कि देखिए, एमओयू साइन करना अलग विषय है, उसको एग्जीक्यूट करने में सरकार को कहां कहां दिक्कत आएगी। देखिए गरिमा जी, उत्तराखंड के अंदर केवल 8% जमीन है कृषि बची हुई, बाकी सारी जमीन बनिए है 75%, और बाकी ग्राम सभा की और नजूल की और गोचर जमीन है। जमीन हमारे पास बची नहीं है। ऐसे में ये 3 लाख करोड़ रुपए कहां खर्च होगा, कहां जमीन मिलेगी, ये एक सवाल। दूसरा, हम जो शंका करते हैं उस शंका का कोई ना कोई मतलब होता है। देखिए गरिमा, ये राज्य देवभूमि है, इसे पर्यटन राज्य भी कहा गया, इसको जड़ी बूटी राज्य भी कहा गया, इसको ऊर्जा प्रदेश भी कहा गया। जड़ी बूटियां बाबा रामदेव खा गए, ऊर्जा के नाम पर 8 रुपए यूनिट बिजली हमको मिल रही है, और पर्यटन के हालात ये हैं कि जो पर्यटक ऋषिकेश में आता है उसको घुमा घुमा के जाम से इतना परेशान कर देते हैं कि वो उत्तराखंड के कड़वे अनुभव लेके जाता है। तो बताइए, हम ना बोलें? अब आप आ जाइए, आज 3 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? आपने शायद इस और ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपको याद दिला दूं। उन्होंने कहा है कि ये अब देवभूमि नहीं, अब इसको वेडिंग इंडिया के रूप में जाना जाएगा। मतलब यहाँ पहाड़ों में जंगलों को काटकर बड़े बड़े वेडिंग बनाए जाएंगे, वेडिंग पॉइंट। लेकिन शांति प्रसाद जी देखिए, शांति प्रसाद जी, नहीं, ऐसा नहीं है। अब किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर अगर आपको पेश करना है तो किया जा सकता है, लेकिन हर चीज में ये चीज कहना, मेरी बात सुनते जाइए, उसके बाद अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा। आप कहने कि देवभूमि ना जाना जाए, ऐसा नहीं है। अब उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में पर्यटक बड़ी संख्या में गर्मियों के मौसम में जाते हैं, देश विदेश के पर्यटक आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धार्मिक नगरी नहीं है, और वहां पर केदारनाथ बाबा है, बद्रीनाथ बाबा की यात्रा के लिए, वो 4 धाम यात्रा के लिए भी उतना ही मशहूर है जितना वो इस लिहाज से है। जब खेल का मौसम आता है तो औली में भी लोग जाते हैं। 23 सालों में जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, क्या उनको सुविधा मिल रही है? उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, तो क्या उत्तराखंड में ऊर्जा के उसमें छूट मिल रही है? हम ये कह रहे हैं कि देवभूमि है,
देवभूमि में जब सोना चोरी हो जाए मंदिरों से तो हम सवाल ना खड़े करें। अब आप उत्तराखंड को जड़ी बूटी बताने वाली बात कर रहे हो और आप साथ में ये भी कह रहे हो कि अब ये वेडिंग पॉइंट वाला भी प्रदेश बनेगा, तो हम सवाल खड़े ना करें कि आखिर हम हैं क्या? हम देवभूमि है, ऊर्जा प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश है क्या हम? अब हमारे को एक और नया जुमला दे दिया कि अब यहाँ वेडिंग भी होंगी। मेरा नहीं सर, कहने का वो मतलब है, क्योंकि राजस्व बढ़ेगा, उससे आपके लोगों को फायदा होगा। लोग उस ऐसे माहौल में जाते हैं। कई बार हमने देखा है, न जाने कितने सेलेब्स, कितनी जानी मानी हस्तियां हैं जो विदेशों में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पर्यावरण या फिर ऐसी जगह की तलाश में रहती हैं, और अगर ऐसा होता है तो फायदेमंद होगा। भाजपा के प्रवक्ता से गरिमा जी मैं जवाब दूं? नहीं, मैं आती हूँ आपके पास आती हूँ। 6,000 एकड़ जमीन भाजपा कहां से लाके देगी? ये सवाल तो करो। ये इन्वेस्ट करेंगे तो जमीन कहां मुहैया कराएंगे, ये तो बताएं। ठीक है, या खाली देखिए वो एक रोजगार का तरीका हो सकता है, क्षेत्र में चीजों को बढ़ावा मिल सके, उस लिहाज से इन चीजों को बात कही गई है। हर एक चीज के बयान का उल्टा मतलब निकालना मुझे लगता है ठीक नहीं होता। खैर, आपके पास लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर बात बिल्कुल सही है और कड़वी है। ठीक है कि आखिर जमीन कैसे देंगे। आपने जो खाका तैयार कर लिया है, आपने इतने इन्वेस्टर्स तो लेकर आ गए हैं, लेकिन इन इन्वेस्टर्स को जो जरूरी चीजें मुहैया कराई जानी है वो कैसे कराएंगी आप? क्योंकि आपकी तैयारी नजर नहीं आ रही है। देखिए ऐसा है ये गरिमा जी, दोनों प्रवक्ताओं ने जो बात रखी वो बिल्कुल जायज है विपक्ष की कि जमीनें कहां से लाई जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि जब सरकार कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करती है या जब कोई योजना बनाती है तो उसकी पूरी तैयारी उनकी रहती है। और दूसरी चीज, अगर मैंने गरिमा जी से 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट करने को बोला है तो वो पहले उस जगह आएंगी, ये देखेंगी कि 100 रुपए इस जगह इन्वेस्ट करने से मुझे 110 रुपए या 150 रुपए या 120 रुपए कैसे मिलेगा, उस हिसाब से ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो वो अपनी जगह बताएंगी और उस जगह पर हम लोग क्या उपलब्धता उनको दे सकते हैं वो देंगे। हर चीज की प्लानिंग बैठ के उन्होंने करी होगी मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद ही इन्वेस्टर मीट की बात हुई है। किस जगह किसको क्या खोलना है और क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, ये तो देखिए डेलीगेट्स आए हैं, डेलीगेट्स देखेंगे, समझेंगे। उत्तराखंड देखिए टूरिस्ट स्पॉट है और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहां तक सक्सेस रहेगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा। अभी शांति प्रसाद भट्ट जी भाई साहब मेरे बड़े भाई ये कहते दिखाई देते हैं कि उन्होंने कहा कि वेडिंग डेस्टिनेशन भूमि मत बनाओ, गलत, ये बयान तोड़ मोड़ के करा जा रहा है। उन्होंने ये कहा ये सिर्फ देवभूमि ही न रहकर टूरिस्ट, क्योंकि अब तक की जो डिबेट्स हम लोग करते आए हैं, जो बातें करते आए हैं, उसमें हमेशा हम लोगों ने ये सुना है, विपक्ष भी बोलता है, विपिन जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने कई डिबेट्स में मेरे को ये सवाल दागे है कि यहाँ की उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ये देखा जाए कि ये टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ, कभी भी देखा करिए, प्री वेडिंग सूट्स होते हैं, चीजें होती हैं, हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने जाते हैं तो वहां की चीजों को देखा जाता है, सुंदरता को, नैसर्गिक सुंदरता को देखा जाता है जो कि उत्तराखंड में देखने को मिलती है, वो प्राकृतिक सुंदरता मिलती है। तो जितने वेडिंग यहाँ पर होंगे वेडिंग डेस्टिनेशन, उससे होम स्टे को लाभ मिलेगा, यहाँ पे खाना बनाने वालों को लाभ मिलेगा, क्योंकि कोई खाना बनाने वाला अपने घर से लेकर नहीं आता है, फोटोग्राफर को लाभ मिलेगा, हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, जिससे कि एक एक बंदा भी अगर गरीबी से मुक्त होता है तो उत्तराखंड पूरी तरीके से डेवलपमेंट सिटी के रूप में जाना जाएगा। और जो कह रहे हैं अभी शांति प्रसाद भट्ट जी भाई साहब कि यहाँ पे क्या कितने वो आ गए, ये लोग आ गए, क्या हो गए, भाई साहब अब की बार लगभग 56,18,499 श्रद्धालु पहुंचे हैं यहाँ पर सिर्फ केदारनाथ बाबा में। और उसके बाद अगर आप देखें तो 18,39,561 श्रद्धालु बद्रीनाथ भगवान के दर पर पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में लोगों का रुझान हो रहा है और यहाँ श्रद्धालु भी और पर्यटक भी दोनों आते हैं। अगर 4 धाम की दृष्टि से देखिए तो श्रद्धालु आते हैं, और अगर आप चक्राता, मसूरी, धनौल्टी, लैंसडाउन ये सब देखते हैं तो पर्यटक आते हैं। तो दोनों को अगर देखा जाए तो हमारी उत्तराखंड को काफी ज्यादा इससे फायदा देखने को मिलेगा। और तीसरी बात मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि फायदा नहीं होगा, ये नहीं होगा, जरा मुझे एक बात बताएं, लोकल फॉर वोकल अभियान चलाया ये मुख्यमंत्री जी ने, इससे जो हमारे यहाँ पे काफी हाथ से बनाई हुई औरतें चीजें बनाती हैं, अचार बनाती हैं, चटनी बनाती हैं, पहाड़ी नून बनाती हैं,
इन सब चीजों का स्टॉल केदारनाथ बद्रीनाथ जी के बाहर लगा था। और अगर ठीक से देखा जाए तो 4 लाख करोड़ का फायदा सिर्फ वोकल फॉर लोकल के अभियान से हुआ था, जिसमें से कितने ज्यादा लाख करोड़, कितने लाखों का फायदा हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को भी हुआ था। तो ये सब आंकड़े देखिए और आंकड़े देखने के बाद बोलिए तो समझ में आता है। मेट्रो रेल का अगर आप काम देखती हैं गरिमा जी, तो मेट्रो रेल 2014 से पहले कितनी थी? 5 शहरों में मात्र थी, लेकिन आज 2023 आते आते 20 शहरों से ज्यादा जगह पर है मेट्रो रेल। उत्तराखंड की अगर आप सिर्फ बात करती हैं तो रेलवे कनेक्टिविटी देख लीजिए, और 4 धाम यात्रा में जो ये ऑल वेदर रोड बन रही है वो देख लीजिए, और केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है वो देख लीजिए। हर शो होते हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी जब हरिद्वार गए हैं तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी संस्कृति को हरिद्वार में हर की पैड़ी को किस तरीके से लेजर शो द्वारा दिखा सकते हैं, किस तरीके से हर की पौड़ी में भी एक सांस्कृतिक झलक दिखा सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने बजट स्वीकृत किया है। तो उत्तराखंड का ये भला नहीं है तो क्या है? वैसे ही इन्वेस्टर मीट के अभी लोग आए हैं यहाँ जब पर, इतना देखेंगे सब कुछ कि उनको बेहतर कौन है, सा और यहाँ पे पहले भी करना देखिए, है। पहले भी उसके आपकी बाद ओर ही- से समिट हुआ है, 2018 के समिट को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, गरिमा, शायद not यही getting वजह है your कि voice. आपको आवाज मिल रही है हनी जी? अब आई, हाँ जी बताएं। हनी जी, सवाल देखिए ये भी है ना कि देखिए, क्योंकि 2018 के समिट को लेकर इतनी कड़वी यादें रही हैं कि इंसान उसे भुला नहीं पा रहा है, और शायद यही वजह है कि इतना हमलावर विपक्ष नजर आ रहा है। और क्योंकि अभी भी बकाया पैसा बाकी है कारोबारियों का, एक बड़ी वजह ये भी है। देखिए ऐसा गरिमा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। जब आदमी कहीं ठोकर खाता है उस जगह गाड़ी को धीरे कर लेता है, ये कदम को रोक लेता है। इनका भी कहना उचित है, लेकिन जो उससे पहले इन्वेस्टर मीट हुई थी उसके बाद पूरा देश वैश्विक महामारी से गुजरा था, और अर्थव्यवस्था अपितु भारत की नहीं पूरे देश की चरमराई थी। लेकिन उसके बावजूद हमारे भारत की अर्थव्यवस्था धड़ाम से आके नीचे नहीं गिरी, जिस प्रकार से विदेशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। यही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कस के रखा हुआ था, और इवन यहीं पे कोरोना वैक्सीन नहीं सप्लाई करी गई, विदेशों में भी। कितने गर्व का विषय है कि भारत की चीजों को जो विदेश कभी लेता नहीं था, और हम लोग आकर कहते थे ये फॉरेन से आई है, ये वहां से आई है, वहां पे जीने की वैक्सीन पहुंचती है। उसको सिर्फ कोरोना वैक्सीन की दृष्टि से ना देखिए, जिंदगी की वैक्सीन से अगर देखा जाए तो देखा जाए कि भारत ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी। ये सारी चीजों को अगर ध्यान दे तो अच्छा लगता है, और विपक्ष इस चीज को तारीफ करे तो भी अच्छा लगता है। देखिए कमियां अच्छाइयां सब चीज अपनी जगह है, लेकिन जहां पर बड़ाई करने योग्य कदम होते हैं उस जगह दिल खोल कर बड़ाई करे तो विपक्ष का भी नाम ऊंचा होता है। और जो आपने अभी मेरी बात का जवाब गरिमा जी शांति प्रसाद भट्ट जी को आप ही ने दे दिया था, और विपिन जी को भी, कि अगर इतना ही बुरा था वो इन्वेस्टर मीट और वो लोग, ये एमओयू ये वो, तो अब की बार इन्वेस्टर मीट में इतने लोग शायद नहीं आए होते। क्योंकि अगर किसी का पैसा बकाया होता, उत्तराखंड की इतनी कड़वी यादें होती, क्योंकि बिजनेसमैन एक चेन होती है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जानता है, एक दूसरे को बातें करता है। अगर उत्तराखंड में आने से पहले उन लोगों ने आपस में बातें करी होंगी, अगर उनकी कड़वी यादें उत्तराखंड से रही होती तो वो निश्चित ही मना करते कि उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बात करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आशीष जी के पास अब जाएंगे इसी सवाल के साथ में। आशीष जी देखिए, वही चीज निकलकर सामने आ रही है कि इतने इन्वेस्टर्स अगर आ रहे हैं, और इस बार तो एमओयू साइन होने का एक लक्ष्य रखा गया कि 2,500 करोड़ के एमओयू साइन होंगे, आंकड़ा उससे ऊपर पहुंच चुका है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए मैडम, इन्वेस्टर तो अपना काम कर रहे हैं, पूरे व्यापारी तो वैसे भी बड़ा ईमानदार होता है, व्यापारी को बेईमान किसने कहा? लेकिन सर व्यापारी होता है, व्यापारी को पता होता है कि फायदा और नुकसान कहां और कैसे हो सकता है। 5 साल तक 30% का वादा करती है, उसके बाद अचानक कहती है हम 30% नहीं दे पाएंगे, उसका नुकसान कर देती है। तो हम तो सरकार के लिए गलत बोल रहे हैं, हमने व्यापारी के लिए गलत नहीं बोला। मेरा कहने का मतलब ये है भी नहीं, आपने शायद मेरे सवाल को समझाने में एक बार क्लियर कर देती हूँ। मैं व्यापारी के लिहाज से नहीं कह रही हूँ। देखिए व्यापारी बहुत समझदार होता है, वो अपने बिजनेस पर्पस से ही आपके पास इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो बेहतर समझेगा कि मेरे लिए क्या स्थितियां ठीक है, क्या जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि हवा में उसने हजारों करोड़ के एमओयू साइन कर दिए सर। निश्चित मैडम, देखिए ऐसा होता है, सरकार के वादे पर व्यापारी विश्वास करता है, लेकिन सरकार का काम भी है जो वादे किए हैं उसको पूरा करे। अभी जो पिछला इतिहास हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि आपने जो 5 साल की सब्सिडी की बात कही, आपने 4 साल में वापस ले ली। आप बताएं, जब नरेंद्र तिवारी जी की सरकार के टाइम पे जितने कंपनियां लगी थी, जितनी कंपनियां आई थी, वो पहले ही वापस क्यों चले गई?
वो उसका कारण भी तो सर्च करना पड़ेगा मैडम। अगर मैं आपसे वादा करता हूँ आप यहाँ आए और यहाँ ये काम करें और मैं आपको यही व्यवस्थाएं दूंगा, 10 साल तक दूंगा या 5 साल तक दूंगा, और 3 साल में चुपचाप से कहूँ नहीं नहीं अब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप क्या, मेरे बारे में आपकी क्या छवि बनेगी? आप कैसे व्यापार कर पाएंगे? क्योंकि वो पूरा कैलकुलेटिव होता है, वो पूरी कैलकुलेशन करता है, मुझे यही करके ऐसा फायदा होगा, 5 साल में ये होगा, मैं इस तरह से काम करूंगा। पर आपने उसकी जो प्लानिंग थी उसको आपने खराब कर दिया। तो इस तरह व्यापारी की प्लानिंग को अगर आप खराब करने का काम करेंगे तो व्यापार होगा कैसे? तो हम यही कह रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं, हमें पूरा हम चाहते हैं उत्तराखंड के हित के लिए। इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, इतना बढ़िया बाजार सजाया गया है, तो निश्चित ही अच्छा होना चाहिए। और जिस तरह से बाजार को सजाया गया है, सजावट अगर बनी रहे तो मजा ही आ जाएगा। हमको बाजार की लाइटिंग लूटिंग देख के बड़ा अच्छा लगा। हम उसके लिए गलत थोड़ी बोल रहे हैं, जो दिखता है वो अच्छा है, लेकिन वो हमेशा दिखे तो बहुत मजा आता है। और जिस तरह पेड़ पौधे लगाए तो निश्चित ही उसके मालियों की व्यवस्था भी आप लोगों ने की होगी, क्योंकि आगे रख रखाव के लिए माली भी चाहिए होंगे, उसके पानी भी उसमें डाला जाएगा, माली भी होंगे, सब अपॉइंटमेंट भी हुए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा, सरकार ने किया होगा। तो निश्चित हम इन आंकड़ों पर और सरकार की हर कार्रवाई पर पूरी नजर बना के रखेंगे विपक्ष होने के नाते, कि सरकार ने क्या वादे किए, कैसे पूरा कर रहे हैं। और जहां तक अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैडम ने बताया कि जो सरकार कहती है वो पूरा करती है। हाँ। तो मैं उस पर ही मैं सोच रहा था क्या क्या चीजें सरकार ने कही और क्या क्या चीजें सरकार ने करी। तो ये वो सरकार है मैडम जिसने सत्ता में आने से पहले कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं 100 दिन के अंदर काला धन देश के अंदर लेके आएंगे, और उसके बाद इन्होंने कह दिया कि हमें पता ही नहीं काला धन किसका कितना कितना, हम इस बात से साइड हो गए। और अब तो ऐसी रिपोर्टें आती कि और ज्यादा धन जा चुका है। अब राष्ट्रीय मुद्दे पर आप घेरेंगे। जो आंकड़ा चुनाव से पहले इनके पास एक एक डाटा था, माननीय हमारे स्वामी जी तक बताते थे इतने लाख हजार करोड़, और जब वो आएगा देश के अंदर तो ऐसी सड़कें बनेंगी, ये होगा वो होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी पुष्टि करी, जब मैं आऊंगा तो 100 दिन के अंदर लाऊंगा। उसके बाद इन्हें पता ही नहीं लग पाया कहां से लाएंगे। जब नोटबंदी की तो इन्होंने बोला कि नोटबंदी करने से काला धन खत्म हो जाएगा। आज भी मैडम देखिए अखबारों में आता है वहां इतना करोड़ पकड़ा गया, वहां इतना करोड़ पकड़ा गया, तो काला धन खत्म कहां हुआ? आपने वादा किया था काला धन खत्म हो जाएगा, आपने कहा था नोटबंदी से ये जब काला धन आएगा तो एक एक खाते में 15-15 लाख आ सकता है, वो आज तक नहीं मिला। आपने वादा किया था हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई कम होगी, तो आप देख लीजिए महंगाई कहाँ है। वो स्पेशल मेरे लिए आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए। क्या महंगाई कम हुई? आप जगह जगह रैलियों में जा जाके पूछते थे बताओ महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, तो आज आप बताएं मैडम महंगाई कम हुई कि नहीं हुई। आप कहते थे कि डॉलर के मुकाबले, जब माननीय मनमोहन सिंह जी सरकार थी तो डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत जो है मजबूत होगा, और हम आएंगे सत्ता में तो $1 की कीमत 40 रुपए के बराबर कर देंगे। क्या ऐसा कभी हुआ? डॉलर ठीक है, ठीक है। केंद्रीय मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री की उम्र के साथ साथ डॉलर भी निकला जा रहा है। आपने कहा था 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी। बताएं मैडम कौन सी स्मार्ट सिटी बनी? एक स्मार्ट सिटी का नाम बनाते जो बन गई हो। आपने कहा था 2022 तक हर किसी का अपना पक्का घर होगा, और ऐसा वैसा नहीं, पूरा नल और नल में जल सब बताया था। क्या सबको पक्के घर मिल गए मैडम? तो ये सब चीजें हमारी चिंता का विषय है। आपने बोला था और जनता ने आपको पूर्ण सहयोग करा। जनता ने आपको बढ़ चढ़कर वोट दिए, लाइन में खड़े हो कि भैया यही है जो बेड़ा पार कर सकते हैं। पर जब आपके वादे झूठे हो गए तो हम आप पे कैसे विश्वास करें? ये सब कुछ कारण है जिसके कारण हम विश्वास नहीं करते। युवाओं को आप लाठी मारने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि हमने युवाओं के भी लाठी मारने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने टनल की बात जरूर करी, तो उन्होंने इस बारे में बोलने का काम नहीं किया। एक अंकिता हत्याकांड भी इस राज्य के अंदर हुआ जिसकी वीआईपी का नाम आज तक सरकार पता क्यों नहीं कर पाई। तो कई बातें हैं मैडम, कई विषय हैं जहां लगता है अपनी सरकार गिरती है, वहां बोलते नहीं है, और जहां गप मारने को मिल जाए। केंद्रीय मुद्दों को लेकर भी आपने घेर लिया, वो ठीक है। खैर उस पर हनी जी जवाब देने को तैयार भी है, उनके पास जाएंगे। उससे पहले विपिन जी के एक बार फिर से पास जाते हैं। विपिन जी देखिए, विपक्ष एक नजर आ रहा है इस मुद्दे पर। आपने कहा भी कि भाई क्यों सवाल ना उठाएं, ठीक है विपक्षियों का गठबंधन है, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन समिट जैसी चीजों को लेकर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है इंतजार जरूर होना चाहिए। कल भी हम इसी चीज को लेकर डिबेट कर रहे थे और प्रवक्ता हमारे साथ में थे। और निवेश वाला महाकुंभ है, अगर व्यापारी आएगा तो ये तो नहीं है कि व्यापारी सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं को फायदा देकर जाएगा या सरकार को कोई बड़ा फायदा देगा। नहीं लगता कि ये प्रदेश हित में कदम है सरकार का। और विपक्षी सवाल उठाएं, मैं मानती हूं कि विपक्षी सवाल जरूर उठाएं, लेकिन तब उठाएं जब ऐसा ना हो। अभी तो समिट हो रहा है। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विपक्ष, आप कह रहे हैं विपक्ष इस मुद्दे पे एकजुट है। देखिए विपक्ष ने जुमले सुने हुए हैं
अच्छा। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार, ये सारे गैस, पेट्रोल, किसानों पर अत्याचार, महिलाओं पर सब सुना हुआ है विपक्ष ने। जो विपक्ष एकजुट नहीं, विपक्ष ने ऐसे जुमले पहले भी सुने हुए हैं। अभी हमारी बहन ने बोला कि जो इन्वेस्टर आएंगे वो अपनी यूनिट कहाँ लगानी है वो बताएंगे। तो मुझे बताइए मैडम, जो पहाड़ की जो मांग हुई थी, पहाड़ी राज्य की मांग हुई थी, तो वो प्लेन के लिए नहीं हुई थी, वो पहाड़ के लिए हुई थी कि पहाड़ का जो बेरोजगार बच्चा है उसको रोजगार कैसे मिले, पहाड़ की जो महिला शक्ति है जो इतनी मेहनत करती है उसको जो है सुविधाएं कैसे मिले। तो पहाड़ पर अगर आप ये जो इन्वेस्टर समिट आप कर रहे हैं, ये केवल आप देहरादून और हरिद्वार और उधम सिंह नगर और हल्द्वानी के लिए कर रहे हैं, या पहाड़ों पर भी आप लोग कुछ ऐसा यूनिट लगाने जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है नहीं, लेकिन विपिन जी थोड़ी चीज ये भी होती है ना कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां पर कितना क्या संभव है। अब आप पहाड़ पर एक फैक्ट्री लगाने के बारे में शायद सोचेंगे तो वो थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अब पलायन का मतलब ये तो नहीं हो जाएगा ना कि उत्तराखंड राज्य छोड़कर अगर कोई व्यक्ति पहाड़ी इलाके से मैदानी इलाके देहरादून में आकर काम कर रहा है तो इसको शायद वो पलायन नहीं कहेंगे जो अभी प्रदेश में हो रहा है। जी वही तो हमारा सवाल है कि जो आप विदेशी यात्राएं करके आए हैं, विदेशी निवेशकों को यहाँ पर लेके आए हैं, उनके साथ एमओयू साइन करा के आए हैं, क्या उन्हें आपने ये बताया था कि हमारे भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की क्या है? और आप कह रही हैं कि चलिए देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर या हल्द्वानी में लगते हैं, ये यूनिट लगते हैं, तो वहां पर आप जमीन की व्यवस्था कैसे करेंगे? क्योंकि उत्तराखंड में ही जमीन का अकाल पड़ा हुआ है, तो कैसे आप व्यवस्था उनके लिए करेंगे? तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं केवल जुमले और मात्र जुमले नजर आते हैं, और केवल 2024 की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, और केवल जुमलों की जो बौछार उत्तराखंड की जनता के ऊपर करी जा रही है, केवल हम तो उसी हिसाब से इसको देख रहे हैं। ठीक है। अब हनी जी से जवाब लेते हैं। हनी जी, जमीन वाला मुद्दा बार बार उठ रहा है, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है विपक्षों को सरकार पर तो हमला बोलना ही है, लेकिन विपक्षों को व्यापारियों की बहुत चिंता है। जिस तरीके से विपिन जी कह रहे हैं कि भाई व्यापारियों को बताया भी है कि आप कहां पर इन्वेस्ट कराएंगे, जमीन कहां पर उपलब्ध कराएंगे, तो ये तस्वीर क्लियर क्यों नहीं कर देती सरकार? हनी जी, कब हो रहा है इन्वेस्टर मीट गरिमा जी? आज कौन सी तारीख है? नहीं, तो शुरू हो चुका ना इन्वेस्टर मीट। हाँ, आज हुआ है ना, आज शुरू हुआ है ना। हाँ। अब देखिए हंसी आ रही होगी इन सबको, अपने ऊपर भी हंसी आ रही होगी कि आज इन्वेस्टर मीट शुरू हुआ है, थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है। आज उन लोगों को यहाँ बुलाया क्यों गया है ये बताइए ना। उन लोगों को सारी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए विजुअल्स जो होते हैं ना, आंख देखती है, उस पे ज्यादा आदमी बिलीव करता है, वो दिखाने के लिए ही बुलाया गया है। और क्यों ये हास्यास्पद सवाल बार बार पूछ रहे हैं? अभी इससे पहले मुझे आपने 2 मिनट का समय दिया था जिसमें मैंने आपको ये जमीन संबंधित बातें पूरी बता दी थी। अब मैं बात करूंगी, इनकी नौटियाल जी की बातों का जवाब दूंगी। काला धन तो सबसे ज्यादा ईडी सीबीआई आप ही के वहां से निकाल रही है, जिसलिए आप लोगों को काले कपड़े, देखिए बीच में मत बोलेगा नौटियाल जी प्लीज। सुनते जाइए। देखिए वो आप बोल रहे थे, उन्होंने उंगली उठाई कि उनको बोलना है, लेकिन मौका आने पर ही बोलते हैं ना। का क्या मतलब है गरिमा जी? मैं आ रही हूँ गरिमा जी, इनका कहने का क्या? देखिए यही कांग्रेस की आशीष जी आप सुनिए, आप उसका काउंटर भी करिएगा, हमने आपको रोका तो नहीं है ना, लेकिन सब्र रखिए, अपनी बारी आने पर बोलिए। गरिमा जी सुनिए, अभी इन्होंने क्या बोला कि आप गलत बोलेंगी तो हम क्यों सुनेंगे? तो इनके मुताबिक जो अभी तक ये बोल रहे थे ये सही बोल रहे थे। मेरे मुताबिक तो इन्होंने जीरो बातें जो कही वो सारी मेरे सिर के ऊपर से निकलती जा रही थी। इतना झूठ का पुलिंदा इन्होंने डाला था, तो मैंने सुना ना, इनकी गलत बातों को भी मैंने सुना। तो अभी गंभीरता दिखाएं जरा, चैनल पर बैठे हैं लोग, आपको देख रहे हैं, कहीं कोई इन्वेस्टर भी देख रहा होगा हम दोनों की बातें सुनते हुए। सुनिए, काला धन ईडी सीबीआई आप लोग क्या कहते हैं कि हमने खरीद रखी। हर दिन तो आपको ही काले कपड़े पहन के जाना पड़ता है वहां धरना प्रदर्शन करने दिल्ली। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि सबसे ज्यादा काला धन तो आप ही के घर से निकल कर आ रहे हैं। दूसरी बात, अब नोट करिए जो मैं आपको याद दिलाती हूं कि बीजेपी ने क्या किया, जो वायदे किए थे। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, 74 मोदी ने और बनवाए।
ये किया मोदी ने। 80,000 किलोमीटर सड़क थी, मोदी ने 50,000 किलोमीटर सड़कें और नहीं बनवाई। ठीक है, यानी वो कमियां गिनाएंगे और आप उपलब्धियां। देखिए केंद्र सरकार के, गरिमा जी लेट मी कंप्लीट। हानि जी नहीं, अभी ये बहुत ज्यादा बोले, अभी इन्होंने निशाना साधा, उसका जवाब मैं दूंगी। नहीं ठीक है, 40,000, लेकिन केंद्रीय मुद्दों पर हम बात नहीं कर रहे हैं। 0 पैसे से वो है मोदी सरकार। 14 करोड़ टॉयलेट इज्जत घर बनवाए, वो है मोदी सरकार। ठीक है मैम, हनी जी अब सुनते जाइए। देखिए मैं पहले तो कह रही हूँ कि इस पर बहस मत करिए, पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि इस पर बहस मत करिए, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है। केंद्र में उन्होंने आपकी कमियां गिना दी, अब आप उपलब्धियां गिनाने बैठी हैं। ऐसा नहीं है कि जुमले नहीं है, ऐसा नहीं है कि जुमले नहीं है। 15 लाख खाते में आएंगे, ये जुमला नहीं था। हनी जी तो आपको शर्म आनी चाहिए। हनी जी 8 एम से मोदी, हनी जी हो गया, ठीक है मोदी जी की उपलब्धियों को आप गिनाइएगा जब मैं उनकी उपलब्धियां या उनकी जो कमियां रही उस पर चर्चा करूं। हनी जी ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले तो आप सुन लीजिए। 80 लाख अल्पसंख्यक। हनी जी हो गया, हनी जी आप सवाल सुनिए। मोदी सरकार। हनी जी हो गया, ठीक है। मोदी सरकार ने क्या किया उस पर चर्चा करने हम आज नहीं बैठे, आज हम उस पर चर्चा करने नहीं बैठे हैं, आज हम उस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं ना कि देखिए ऐसा नहीं है कि जुमले नहीं दिए गए, जुमले तो बहुत से रहे। 15 लाख खाते में जाएंगे, जुमला नहीं था। ठीक है, आप ईडी सीबीआई को लेकर कि भाई इन्हीं के पास से सारा काला धन आएगा। 15 लाख खाते में जाएंगे, ये कहा गया था जब विदेशों से काले धन आएंगे, जब अपने देश से लोगों के काले धन आएंगे तो निश्चित ही आपके खाते में वो पैसे इसलिए आएंगे क्योंकि ये लोग जो पैसे रहेंगे उनको मजदूरों को लाइन में लगवाकर उनके पास व्हाइट मनी करने जाएंगे। देखिए सपने बड़े दिखाना और आम तरीके से बोल पाना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे बहुत आसान होता है। सपने तो ये भी थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा, लेकिन वो आज भी सपना ही नजर आता है मैडम, वो आज भी सपना ही है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है वो सपना ही लगता है। देखिए उन मुद्दों पर मैंने पहले ही कहा डिबेट मत करिए, वो चीजें मत छेड़िए जिन पर बात नहीं होनी चाहिए। अभी इन्वेस्टर समिट को लेकर आपने नौटियाल जी को नहीं समझाई थी? नहीं, मैंने नौटियाल साहब को भी रोका कि देखिए केंद्रीय मुद्दों पर हमला मत बोलिए, आप स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करिए। स्थानीय मुद्दे की ये बात है, स्थानीय मुद्दा है और इनको बोल देनी चाहिए। मैंने टोका था, आपने सुना क्योंकि आप उपलब्धियां गिनाने लग गई। मैं पहले ही कह रही हूं उस पर चर्चा ही मत करिए। और बात यह कि इन्वेस्टर समिट ये अगर कमी नहीं वो भी नहीं करेंगे, इनको चीजें बता नहीं हनी जी वो भी नहीं करेंगे, मुझे तो इनकी बात का खंडन करने का वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अभी शांति प्रसाद जी के पास एक बात, गरिमा जी, चींटी को नहलाना, हाथी को गोद में लेना और इनको समझाना। अगर कोई कर देना तो मैं सही बता रही हूँ, उन्हें गोल्ड मेडल मैं देकर आऊंगी। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी बहुत देर से शांत बैठे हुए सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। शांति प्रसाद जी, ये क्या चल रहा है? देखिए समिट का मुझे लगता है, मैं तो यही कहती हूँ कि कोई भी चीज हो उसका थोड़ा सा इंतजार करिए, उस चीज के एग्जीक्यूशन का इंतजार करिए। शायद उसके बाद अगर हमला बोला जाए तो ज्यादा मजबूती के साथ बोला जा सकता है, क्योंकि वहां पर सामने वाले के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए बात नहीं बचती। लेकिन जब तक हुआ नहीं, एक काल्पनिक संसार है उसमें ही आपने हमला बोलना शुरू कर दिया, तो शायद वो मजबूती से डिफेंड कर देगा। और जब कमी आएगी तो उसके पास एक बहाना भी होगा कि आप तो पहले से ही ये कह रहे थे। देखिए गरिमा, भाजपा का एक चीज का तो जवाब नहीं है, ये जनता को लटकाना, भटकाना और अटकाना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। एक तरफ 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है और यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं पहले वो देखेंगे और देख के नकार देंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? हम ऐसे ही नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी के वैसे सवाल एक मेरे मन में ये भी आया, जब अभी हनी जी ने बोला कि आज हमने क्यों बुलाया। ठीक है, मुझे हंसी भी आई थी विपक्षों के सवाल पर, मैंने हंसा भी जिस पर उन्होंने कहा कि आपको हंसी आ गई। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आज क्यों बुलाया है, मैं ये जानना चाहती हूँ, हो सकता है व्यापारियों के लिहाज से मुझे उतनी जानकारी ना हो, लेकिन जब एक व्यापारी इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करने के बाद जांच पड़ताल करता है क्या आज वो देखेगा हजारों मैं आपको इसके जवाब देती हूँ गरिमा जी। हाँ, मैं आपसे लूंगी क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी हो सकता है, शायद मैं उतनी उस लिहाज से व्यापारियों के एंगल से ना समझ पाऊं। उसका वो इन्वेस्टमेंट सक्सेस होगा। हनी जी आऊंगी, मैं आती हूँ हनी जी, मैं आती हूँ आपके पास। तो मैंने जमीन का जवाब दिया है। ठीक है हनी जी, जमीन पूछ रहे थे हनी जी, मैं आऊंगी, ठीक है मैं आती हूँ आपके पास। भौगोलिक परिस्थिति पूछ रहे थे तो मैंने भौगोलिक परिस्थिति का जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, मैं आती हूँ, शांति प्रसाद जी को सुने उसके बाद आपके पास आती हूँ। हाँ देखिए गरिमा जी, आपने पूरी डिबेट का निचोड़ बता दिया कि यहाँ इन्वेस्ट करने आया है कि देखने आया है। डिबेट में ये निकल कर आया कि वो देखने आए हैं। इसका मतलब ये जुमला है कि हमें लोकसभा जिताओ,
उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा, हमने 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट में साइन कर लिए। देखिए, साइन करना अलग होता है, भौगोलिक परिस्थिति का निरीक्षण अलग होता है। अभी तक भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा पार्टी ने यह तय नहीं किया है कि ये इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं या सर्वे करने आ रहे हैं। अभी खाली MOU साइन हुआ है और इस डिबेट से यह साबित हो गया है कि साइन हुआ है, इन्वेस्टमेंट अभी हुआ नहीं है। अभी 4 महीने हैं, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद फिर ये सरकार है या नहीं है, होगा नहीं होगा, क्या होगा। ये जो पिछले जुमले हुए हैं साबित, यही कारण है कि हम शंका कर रहे हैं। और हम ऐसे नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल करो तो ये ईरान और कुरान की बात करने लगते हैं, और जब हम इनसे सवाल पूछो तो ये जनता को लटकाना, भटकाना और अटकाने का काम करते हैं, और जब हम इन पर सख्ती से सवाल करते हैं तो ये फिर जुमले छोड़ने लगते हैं। तो ये जुमले, अटकाना, भटकाना, लटकाना, अंधेरा बनाए रखना, यही कारण है कि हमारा जो सवाल खड़ा करने का मकसद होता है वो जनता को समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, दिखती कुछ और है, होता कुछ और है। और आज की डेट में भी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि ऊर्जा प्रदेश का लाभ उत्तराखंड की जनता को हमने इतना दिया, पर्यटन से हमने इतना लाभ दिया। हाँ, इतना जरूर कह दिया कि ये देवभूमि जो है, पहाड़ों की वादियों का आनंद लो, अब इसे वेडिंग इंडिया भी माना जाए। मतलब हम इतने लबालब हो गए कि हमको ऊर्जा फ्री मिल गई, पर्यटन में हमने झंडे गाड़ दिए, और देवभूमि में अंकिता हत्याकांड हो ही नहीं रहा है। ठीक है, देखिए हम इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। आप सबकी बातें ठीक है, अपनी जगह में पक्षी आप सवाल उठाएंगे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इन्वेस्टरों का जो बकाया है वो भी सरकार दे, और इस बार जो निवेश वाला महाकुंभ हो रहा है वो बेहतर तरीके से स्थापित हो सके और प्रदेश हित में काम कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। और देखिए, देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि निवेश लेकर तो आ गए हैं निवेशक, लेकिन बड़ी बात यह कि विपक्षी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं उसके बाद अब नजर इस बात पर बनी हुई है कि ये निवेशक अपना उद्योग स्थापित कर पाएंगे या नहीं, और प्रदेश के लोगों को इससे फायदा होगा या नहीं। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।